एक कॉन्सेप्ट है रिवर्स फार्माकोलॉजी का, इसमें थोड़ी सी साइंस आएगी, मैं हौले हौले समझाऊंगा, और अगर कहीं मिस हो जाए तो प्लीज मुझसे दोबारा बेखट के पूछ लीजिए। तो अगर हम फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, जहां दवाइयां बनती हैं, जैसे आप लोग खाते हो पैरास्टामोल, क्रोसिन, खाते हो सब लोग? कितने लोग खाते हैं? सबने खाया हुआ ना क्रोसिन, सब पहचानते हैं उसको, बिल्कुल घर में रोटी की तरह रहती है, बिल्कुल राइट है, ये सब हर कोई घर में रखता है उसको, उससे भी बेटर दवाइयां हैं, पर ठीक है, लोग उसको पहचानते हैं। उसकी खोज कैसे हुई होगी? फार्मा इंडस्ट्री में एक केमिस्ट की टीम होती है जो नए कंपाउंड का सिंथेसाइज करते हैं। उन केमिस्ट की जो कंपाउंड बनते हैं उनको आप टेस्ट करते हो, पहले सेल लाइन में, फिर उसके बाद एनिमल्स में, और उसके बाद लेके जाते हो ह्यूमन ट्रायल में। तो मतलब क्या रास्ता हुआ? ये रास्ता हुआ मॉलिक्यूल, कंपाउंड, माइस, एनिमल, मैन, क्लिनिकल ट्रायल। फ्रॉम मॉलिक्यूल टू माइस टू मैन, ये कन्वेंशनल पाथ है। इस तरीके से दवाइयों की खोज फार्मा इंडस्ट्री में होती है, और होती आ रही है पिछले 150-200 सालों से। पर ये तरीका बड़ा लंबा है, लगभग इसमें एक कंपाउंड को, एक दवाई को क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते आते, अप्रूवल मिलते मिलते 10 साल लग जाते हैं। और 10 साल के साथ साथ 10 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर का खर्चा आता है। और फिर भी गारंटी नहीं होती कि ड्रग सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। कोई भी साइड इफेक्ट आया तो ड्रग वापस मार्केट से हटानी पड़ जा सकती है। तो बहुत रिस्क है और बहुत डिफिकल्टी है, इसलिए फार्मा इंडस्ट्री में आजकल ज्यादा कंपनियां बची नहीं। अब इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करें? जो बहुत अच्छा तरीका है, जो बहुत सुलभ उपलब्ध है, वो है रिवर्स पाथ। रिवर्स पाथ कौन सा? जैसे कि हमारी दवाइयां, आयुर्वेद की दवाइयां पिछले लगभग 2,500-3 हजार सालों से चलन में है। मतलब कि लोग उसे खा के ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास उनका क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है, हम जानते हैं कि इंसानों में ये दवा काम करेगी। तो हमारे पास डेटा कौन सा है? मैन का डेटा ऑलरेडी है, जो हमारा फाइनल टारगेट है, जो हम कन्वेंशनल पाथ में मैन तक जाते और 10 साल बाद पहुंचते। इस केस में हम ऑलरेडी आज मैन में खड़े हैं, हमारे पास क्लिनिकल डेटा है कि दवा काम करती है। अब बस हमें ये नहीं पता कि कैसे काम करती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम वापस लेके जाएंगे माइस में, एनिमल ट्रायल्स में, और पीछे लेके जाएंगे मॉलिक्यूल में, कि कौन से कंपोनेंट, कौन से फाइटो कंपाउंड, कौन से नेचुरली पैक कंपाउंड इस हर्ब के अंदर हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट बेनिफिट मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ? हम रिवर्स हो गए। इसीलिए मैं कह रहा था कि रिवर्स इज अ न्यू वे फॉरवर्ड। रिवर्स होके जब हम ये बात समझ जाएंगे, औरों को समझा पाएंगे कि दवा काम कैसे करती है, उसके कारक कौन से हैं, उसके मोड ऑफ एक्शन कैसे हैं, तो कोई भी उस दवा के बारे में कैसा भी प्रश्न नहीं पूछेगा। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड यूनिफॉर्म तरीके से बरकरार रहेगी। और ये जो नापना है, यही हमारा ध्येय है, और वहीं हम आजकल पहुंच रहे हैं। तो रिवर्स द न्यू वे फॉरवर्ड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा है आपने। जब चीता छलांग लगाता है तो आगे वाले पहले पैर तो यहां लगाता है, पूरे शरीर को पीछे खींच लेता है, और वो जितना पीछे खींचता है उतनी लंबी छलांग लगाता है। तो हम वही पैर आजकल पीछे खींच रहे हैं और बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। अब छलांग लगाएंगे कैसे? मतलब लगाने को क्या है? ये है वो बैलेंस जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। ये बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है कि जो ड्रग डिस्कवरी का अप्रोच है, जैसे पिछले 200 साल में कोई नई दवाई हमने नहीं बनाई, भाई क्यों नहीं बनाई, क्या कारण थे, और हमें अब क्या करना चाहिए, उससे हम क्या सीखें। तो ये जो ट्राइंगल है ना, जो मेरा फेवरेट ट्राइंगल है, इसको गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं। अगर आप इसे गौर से दिखेंगे ना, तो ये एक इम्पॉसिबल ट्राइंगल है, क्योंकि आप इसकी एक भुजा पे अपनी निगाह लगाओ तो लगता है लौट के वहीं आ गए, फिर लेकिन नीचे चले गए, तो गोल गोल घूमता रहता है। पर ये जो ट्राइंगल है, जिसके ठीक सेंटर में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का लोगो भी लगा हुआ है, ये रेस्ट करता है हमारे ट्रेडिशनल विजडम आयुर्वेदा पे। हम आयुर्वेदा को मर्ज करें मॉडर्न साइंस के साथ। मॉडर्न साइंस का मतलब कि विज्ञान, कौन सा? टेक्नोलॉजी वाला, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। ये एलोपैथिक सिस्टम नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है जो साथ साथ विज्ञान ने डेवलप की, जिसको एलोपैथी ने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, आयुर्वेद में उसका इस्तेमाल कम हुआ। तो क्यों ना उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आयुर्वेद में किया जाए, और जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजीज हैं उनको आयुर्वेद के साथ जोड़ा जाए, और मॉडर्न प्रैक्टिस मतलब कि एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल रिसर्च,
उसके साथ मर्ज किया जाए तो हम इन तीनों को मिला के एक गोल्डन ट्राइंगल को लेके आएंगे, और ये जो गोल्डन ट्राइंगल है ये हमें वहां पहुंचा देगा जहां हम उस छलांग से पहुंचना चाह रहे हैं। तो ये हमारे गोल हैं जहां फाइनली हम वहां पहुंचेंगे। बस समझा गया सबको? तो फिर ये आज के पीआरएफ का इंट्रोडक्शन मैंने आपको देने का प्रयास किया। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा ध्येय क्या है, और हम लॉन्ग टर्म में कहां पहुंचने वाले हैं। ऑल क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो अपने लिए एक बार ताली बजाइए अच्छे से। वेरी नाइस। तो ये सब काम हमारे साइंटिस्ट हैं जो बहुत सारे लैब में काम कर रहे हैं। मैं तो यहाँ आपके सामने हूँ, वो सब के सब कोई ना कोई एनिमल पे, कोई ना कोई सेल लाइन पे ट्रायल कर रहे होंगे, तो वो भी इसी काम में जुटे हुए हैं। उन्होंने मिलके बहुत सारे ऐसे अनुसंधान किए हैं जिनका परिणाम आपके सामने आपके क्लास वर्क में रखा हुआ है। अब हम इसकी तरफ जाना शुरू करेंगे, उससे पहले क्वेरी है वो ले लेते हैं। जैसे आपने बताया हमें कि जो हमारी ये रिसर्च है एलोपैथी वाली, जो टैबलेट्स होती हैं 10 साल में लगभग बनती हैं लैब से निकल के और मैनुअल ट्रायल तक। तो वैसे एक प्रश्न था मेरा, जो आपने हमें बताया ये जो हमने एनिमल ट्रायल में, तो इन्हीं हमने जानवरों को, पशुओं को पहले क्यों चुना, उसका क्या कारण है विशेषता? और दूसरा, जो हमारी आयुर्वेदिक की ये टेस्टिंग करके रिसर्च बेस बनाते हैं, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम समय क्या लगता है? वेरी नाइस। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। इसका एक बहुत इजी जवाब है। देखिए हम जो काम आयुर्वेद में कर रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमारे पास क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है। क्लिनिकल इंफॉर्मेशन मतलब ह्यूमन में दवा काम करती है, इंसानों में दवा काम करती है, उसमें दो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। सेफ्टी मतलब क्या किसी दवा का कोई साइड या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। एलोपैथिक सिस्टम में वो यही मार खा जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी डोज पे एडवर्स इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेदिक फील्ड में हमें पता है कि हम दवा बहुत समय तक यूज करते रहे तो उस डोज पे हमें कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेफ्टी पैरामाउंट है, मतलब वो हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है। और दूसरा एफिकेसी, मतलब जिस चीज के लिए दवा खा रहे हैं वो दवा उस चीज को ठीक भी कर रही है। जैसे बुखार के लिए आपने गिलोय खाया तो बुखार उतर गया, एफिकेसी आ गई। तो ये जो एफिकेसी और सेफ्टी का अनुपात है वो तय करता है कि दवा कितने दूर तक, कितने आगे तक बढ़ने वाली है। सिंथेटिक वर्ड में, एलोपैथिक वर्ड में इसमें बहुत सारा वक्त लगता है, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम लगाते हैं। आयुर्वेदा में हमारे पास ये डेटा ऑलरेडी है, हमें सिर्फ टाइम का लगाना है माइस और मॉलिक्यूल के बीच में, जो हम बड़े दिक्कत के साथ भी करें तो 2 साल के अंदर कर लेते हैं। इसलिए आप देखोगे पिछले 2 साल में, 4 साल में इतनी सारी दवा आपके पास हैं जिनका साइंटिफिक वैलिडेशन हम ऑलरेडी किए हुए हैं कि हमने मैन का डेटा था, माइस का डेटा बनाए और मॉलिक्यूल का डेटा बना लिए, तो बड़ा आसानी से बन जाता है। आपका जो पहला प्रश्न था वो ये था कि हम यही वाले एनिमल क्यों चूज करते हैं, क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट के एक डिफाइंड प्रोटोकॉल हैं, ये डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, एक डिफाइंड गाइडलाइंस हैं कि भाई डायबिटीज के लिए आपको ये वाले एनिमल चूज करने चाहिए क्योंकि इनके अंदर डायबिटीज अच्छे से इंड्यूस हो जाती है। जैसे रैट्स के अंदर डायबिटीज जल्दी से बन जाती है, माइस में कम बनती है। और उसके दौरान भी आपको चाहिए होता है कि जो उसके क्लिनिकल मार्कर हैं वो ह्यूमन सिस्टम से मैच करते हो। जैसे कि हमारी डायबिटीज अगर किसी को हो, या भगवान न करे किसी को हो, अगर 400 शुगर पहुंची हुई है, उस दौरान और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आंखों पे दिक्कत आती है, किडनी खराब होने लगती है, नर्व्स में दिक्कत आती है, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। क्या वैसा ही हम 400 शुगर के साथ चूहे में कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा मॉडल होगा। तो हम इसी हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, और साइंटिफिक वर्ड में वेरी वेल नोन है कि इस बीमारी के लिए ये वाला मॉडल अच्छा रहेगा। फिर हम वो ट्राई करते हैं और देखते हैं हमारे हाथ में कौन सा काम कर रहा है। वही तो है ना, जैसे कि हमें घर में दही जमाना हो तो हर एक दूध से एक साथ दही नहीं जमता है, तो कई दूध ट्राई करते हैं, कई जामन ट्राई करते हैं, फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, फिर इसको चेंज नहीं करते। तो वैसा ही यहाँ पे है, हम भी अलग अलग तरीके के दही जमाते रहते हैं और जो बिल्कुल चक टाइट जमता है उसके साथ लगे रहते हैं। इसमें साल्ट क्या है जो जिसका ही असर हो रहा हो? बिल्कुल, जैसे गिलोय बिल्कुल बुखार के लिए खाते हैं, बिल्कुल। तो कौन सी साल्ट इसमें फंक्शन करती है? और मैं जब सुबह बोलता हूँ, मैं समझ गया, सुबह जो आप बोलता हूँ मैं, तो मेरी दूसरी तीसरी स्लाइड एक केमिस्ट्री की होती है जिसमें मैं पीक्स दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये इसमें नेचुरली पैक्ड कंपाउंड हैं, वही तो सॉल्ट्स हैं। जैसे आपने बताया गिलोय के बारे में, तो गिलोय के अंदर जो सॉल्ट है उस सॉल्ट का नाम है मैग्नोफ्लोरीन, जो गिलोय के अंदर भगवान ने, नेचर ने बना के रखा हुआ है। और सच पूछिए, नेचर से बढ़िया केमिस्ट कोई नहीं है।
हम लोग कितने भी अच्छे केमिस्ट होने का दम भरें, हम वैसे क्वालिटी के सॉल्ट इतने कम मात्रा में किसी एक जगह बराबर बना ही नहीं सकते। नेचर बना लेते हैं, प्रकृति सब काम कर लेता है। तो नेचुरली अकरिंग जो सॉल्ट है उन पे हम काम करते हैं। हम सिंथेसाइज नहीं करते, हम सिंथेटिक केमिस्ट्री नहीं करते, हम हर्बल केमिस्ट्री करते हैं। हर्बल केमिस्ट्री में आपको कंपाउंड के बारे में पता होता है कि इस पौधे के अंदर ये कंपाउंड है, इस मात्रा में है। तो आप जब देखेंगे जो भी हमारी रिसर्च है उसमें बकायदा एक लिस्ट आती है। जैसे हम बात करेंगे गिलोय की तो उसमें ये कंपाउंड होंगे, लिवोग्रिड के अंदर ये कंपाउंड होंगे, ऑर्थोग्रिड के अंदर ये कंपाउंड होंगे, सब वेरी वेल डिफाइंड है। तो वो करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी आगे बढ़ ही नहीं पाती है। उसकी कंपोजिशन भारत सरकार के रेगुलेशन के हिसाब से लिखते हैं, पर अगर रेगुलेशन बोलेंगे कि इसमें इसके डिटेल सॉल्ट लिखो, वो भी लिख देंगे, पर वो सब डेटा हमारे पीआरआई की वेबसाइट पे है, आप जाके वहां देख सकते हैं। नमस्कार सर, मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे अपना नाम बताओ, बताओ कहाँ से आए हो? मेरा नाम शुभम स्वामी, मैं बीकानेर से हूँ। मैंने भी एमएससी इन योगा किया था, वेरी नाइस। साइंस बैकग्राउंड था। तो मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद के जितने मैंने चिकित्सालय देखे हैं, होम्योपैथ और आयुर्वेद के, वहाँ पे क्या जैसे ये आप बता रहे हो टैबलेट्स, कोई चूर्ण या गोली या पंच करना यहाँ तक दे दिया जाता है, पर आयुर्वेद में प्राचीन ग्रंथों में या कहीं पढ़ने को बोलते हैं तो वहाँ पे सर्जरी भी थी उस समय, और इंस्टेंट रिलैक्सेशन जो एक्सीडेंटल में आप सीधा इंजेक्शन देते हैं रीढ़ की हड्डी पे, बेहोशी वाला कोई अंग का ऑपरेशन करना हो, तो ये टेक्नोलॉजी अगर पहले थी चिकित्सा में सर्जरी की आयुर्वेद की, वो अभी डेवलप नहीं है, हम इससे वंचित है या कहीं हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रखी है, तो ये आयुर्वेद की थोड़ी सी कमी है। तो मेरा जानना ये है कि आयुर्वेद में ये पतंजलि रिसर्च सेंटर जो इस सेक्टर में काम कर रहा है, क्या हम आने वाले टाइम में सर्जरी में भी समर्थ हो जाएं? बिल्कुल। तो भाई आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे। आपका ये है कि सर्जरी में आयुर्वेद में लगभग 52 टाइप की सर्जरीज हैं, 52 सर्जरी जो आज भी आयुर्वेद के सर्जन्स करते हैं। पतंजलि हॉस्पिटल में हमारा एक स्पेसिफिक ओपीडी, आईपीडी और ओटी है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं जहां सर्जरी की जाती है और रूटीनली की जा रही है। अब जहां तक बात आती है इंजेक्शंस की, इंजेक्टेबल्स की, तो आई थिंक 30-35 साल तक कुछ कंपनियां इंजेक्शंस बनाती थी, थोड़ा उनका कुछ शायद मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम रहा होगा कि जिसकी वजह से कुछ लोगों को इंजेक्शन के बाद दिक्कत आ गई थी। तो उस वक्त के रेगुलेशन के हिसाब से भारत सरकार ने आयुर्वेद में इंजेक्टेबल्स में रोक लगा दी थी। वो करे आप सिर्फ गोली बना सकते हो या लगाने का क्रीम बना सकते हो या नेजल ड्रॉप बना सकते हो, जैसा आपका अणु तेल है। पर जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा सीक्रेट है, मैं पहले बता रहा हूँ, तो अपने तक मत रखना, सबको बता देना। वो ये है कि आने वाले समय में शायद 2 महीने में हम आयुर्वेद के पहले इंजेक्शंस को लॉन्च करने वाले हैं। हमारे जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं वो सब आपके पास हैं। जो मॉडर्न सिस्टम में इमरजेंसी के दौरान ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं ग्लूकोज, जिसको नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन कहा जाता है, जो इंजेक्शन के साथ ही दिया जाता है। हमने आयुर्वेद के फॉर्मुलेशन को यूज करके वैसा सॉल्यूशन, वैसा ट्यूब बना लिया है और अगले कुछ महीने में रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद बहुत जल्दी इसको लॉन्च भी करने वाले हैं। तो इंजेक्टेबल्स की दुनिया में भी आयुर्वेद भी होगा, आप सब उसको देखेंगे और आपको देख के बहुत अच्छा लगने वाला है। मुझे ऑलरेडी अच्छा लगना शुरू हो चुका है। थैंक यू। जय। हाँ जी भाई, ऑल गुड। पूछिए सर। सर लास्ट क्वेरी। इंस्टेंट बेनिफिट्स, हाँ, तो वो ये काम करती है। जैसे बुखार की बात है, हमारी दवा है फीबोग्रिड्स के बारे में अभी देखेंगे हम क्लास वर्क में, वो बुखार में तुरंत काम करती है। आप खाइए, वो आपको उसका सेवन से बुखार उतरना शुरू हो जाता है। किसी तरीके का डिपेंड करता है कि अच्छा अगर बुखार बहुत सीवियर वाला है तो उसके कारक क्या है वो एक बार देखना पड़ता है। पर जिस चीज के लिए आप क्रोसिन खाते हो, फीबोग्रिड उसका बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और जैसे कि आप देखो चाइना में ऐसा होता है, जो चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे हमारा आयुर्वेद है से उनका ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वहां के जो मॉडर्न मेडिसिन के स्कॉलर्स हैं जो वहां डिग्री ले रहे होते हैं, उनको 1 साल वो पढ़ना होता है। आई एम श्योर हमारी सरकार भी उसी पे काम कर रही है बहुत जल्दी, क्योंकि देखो ऐसे चेंज अचानक नहीं करनी चाहिए, स्लोली ऐसा करते हैं तो बढ़िया जाता है, तो होगा। मैं आपको छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। कैंसर की एक दवा है सिस्प्लेटिन, एक मतलब कीमोथेरेपी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, और उस दवा के इस्तेमाल से किडनी में दिक्कत आती है। पर चूंकि कैंसर एक बड़ी बीमारी है, किडनी की दिक्कत छोटी दिक्कत है, तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, पहले कैंसर से लड़ लें, किडनी को बाद में देख लेंगे। पर कभी कभी उसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि उस दवा को हटाना पड़ जाता है, क्योंकि किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है। उस केस में क्या करें, किडनी के लिए लेके एलोपैथिक सिस्टम में कोई दवाई नहीं है, वहां पे आयुर्वेद पिक्चर में आता है। हम ऐसे
कोर्ट ट्रायल कर रहे हैं टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में, जहां पे हम सिस्प्लेटिन जो कैंसर की दवा है रोगियों को दे रहे हैं, और साथ साथ दे रहे हैं रिनोग्रिट जो हमारी किडनी की दवा है, और देख रहे हैं उसके देने से किडनी जो खराब हो रही थी उन पेशेंट की जो सिस्प्लेटिन खा रहे थे, क्या वो कम खराब हो रही हैं, क्या वो दुष्प्रभाव से बच पा रहे हैं। और जो इनिशियल डेटा है वो बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो सिस्प्लेटिन का कोर्स पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि वो रीनोग्रिड का सेवन साथ साथ कर रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे थे ये उसी तरीके का काम है जब दोनों पैथियां एक साथ मिलकर आगे बढ़ रही हैं। देखिए, ऐसा कहना कि ये पैथी बहुत खराब है, ये पैथी बहुत अच्छी है, कहना आसान हो जाता है, पर जो चीज अच्छी जहां भी है, पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं जो चीज अच्छी है हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको और बेटर करके ही छोड़ना चाहिए। तो हम उस तरफ जा रहे हैं, जो अच्छाई वाली चीज है हम उस तरफ जा रहे हैं, और बहुत जल्दी ही आपको काफी पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेंगे। हम उसको बहुत सारा काम कर रहे हैं। सुपर बग की हमारी एक अलग टीम है जो सिर्फ और सिर्फ सुपर बग पे काम कर रही है। अगला बग जो भारतवर्ष में शायद आए, एमपॉक्स, नाम सुना आपने उसका? एमपॉक्स लाइक मंकी पॉक्स, जो अभी यूरोप में और अफ्रीका में घूम घूम कर आ रहा है। भारत में कुछ कुछ उसके केस आ चुके हैं, शायद कोरोना जैसा बने, शायद, पर अभी कंफर्म नहीं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भाई इसको लेकर ध्यान रखो। हम एमपॉक्स पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हमारा काम लगभग लास्ट स्टेज पे। अगर एमपॉक्स आया भारत में, हमारे पास एमपॉक्सोनिल भी तैयार होगी। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़े और गुड। तो अभी हम पहले पेज पे आ जाते हैं। ये जो आपको दिया है कागज, इसके ऊपर लिखा है साक्ष्य आधारित आयुर्वेदिक औषधियां। इसमें एक इंसान आपको फेस करके खड़ा हुआ है, एक आपको साइड में खड़ा दिखाई दे रहा है। तो जो फेस कर रहा है उसको आप फेस करें, ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया है, ये जो कागज है ये आपके साथ जाएगा, और पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी का कहना है कि ये आपका ट्रेनिंग मैनुअल की तरह भी काम करेगा। आपसे जब लोग मिलेंगे जिनको आप योग कराते हो या जो आपसे जुड़ते हैं, उन्हें कुछ दिक्कत हो तो आप इजीली उनको एक्सप्लेन कर पाए, इसीलिए ये लीफलेट बनाया गया है। जैसे पूज्य स्वामी जी ने अभी कहा कि सिर से लेके पैर तक लगभग सब बीमारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया है, बताया है शरीर में कहां होती हैं और हमारी कौन कौन सी औषधियां इस बीमारी में काम करती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। हम क्विकली समझेंगे कौन सी बीमारी, कौन सी दवाई, और इस वाले पन्ने से, इसके आगे और पीछे वाले में से कम 5 सवाल आएंगे। तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्वामी जी शायद कह रहे थे पेपर आउट नहीं करना है, पर मैं कर रहा हूं। हाँ स्वामी जी। तो 5 सवाल आएंगे कम से कम इसमें से, और ये बहुत क्रिटिकल है। तो शुरुआत करते हैं सिर से, ब्रेन, मस्तिष्क, राइट? सबको आता समझ में? इसके अंदर क्या होती है? बुद्धि। बुद्धि यहीं से रहती है ना, ब्रेन के अंदर, यहां से ऑलमोस्ट यहीं से रहती है। तो हमारे परम पूज्य स्वामी बजरंग देव जी उस दिन बड़ा अच्छा जोक सुना रहे थे, और जोक क्या, वो सच्चाई लगी मुझे। वो स्वामी बड़ा अच्छा बताए। वो ये बोले कि दुनिया में हर कोई इंसान कंप्लेन ही करता रहता है कि मेरे पे पैसे कम है, मेरे घर में संबंध खराब है, मेरा घर छोटा है, मैं आ जाने दिक्कत हो रही है, पर एक चीज की कंप्लेंट कोई नहीं करता। कोई ये नहीं कहता मेरे पास बुद्धि कम है। सब ये कहते हैं साहब बुद्धि मेरे पास थोक की है, पर किस्मत ही खराब चल रही है। तो वो जो बुद्धि है, उस बुद्धि के बारे में हम बात करेंगे कि बुद्धि को हम बोलते हैं मेधा। तो हमारी जो पहली दवा आप देख रहे हैं मेधा बटी, जो लगभग 35 साल पुरानी औषधि है, इसका फॉर्मुलेशन पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने किया था, और अभी भी इसके बारे में हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। जो स्मरण शक्ति की बात करते हैं, मेमोरी लॉस की बात करते हैं, सिर दर्द की, अनिद्रा की और मिर्गी की, इन बीमारियों में मेधा बटी बहुत अच्छा काम करती है। हमारे पास क्लिनिकल डेटा है, प्री क्लिनिकल डेटा है, एनिमल्स को भी हमने ये डिजीज इंड्यूस की है, उनकी लर्निंग मेमोरी को अफेक्ट किया है, और पाया मेधा बटी के इस्तेमाल से उनके अंदर रिवर्सल आने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन की ऐसी बीमारी में कुछ दवा का इफेक्ट देखना बहुत बड़ी बात होती है। तो आयुर्वेद की शायद शक्ति यही है कि हम ब्रेन की बीमारियों पे भी बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। इसके बाद दूसरी दवा है मेमोरी ग्रिट, जो डिमेंशिया में काम करती है, अल्जाइमर में काम करती है, दिमाग की और बीमारियों में काम करती है, अवसाद, चिंता और तनाव से भी हमें मुक्ति दिलाती है। तो मेमोरी ग्रिट भी बहुत बढ़िया वाली औषधि है, और ब्रेन फंक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट कर लेती है। तीसरी दवा जो है वो न्यूरोग्रिड गोल्ड, जो काम करती है हमारे ब्रेन फंक्शंस के कोरिलेशन के साथ, हमारे मसल्स के साथ। ये कैसे हमारे ब्रेन के सिग्नल आगे तक पहुंच रहे हैं और उनको हम कैसे अच्छे तरीके से रेगुलेट
और कंट्रोल कर सकते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में न्यूरोग्रिड गोल्ड बहुत बढ़िया वाली काम करती है। तो ब्रेन की अभी ये 3 बड़ी दवाएं हैं। इसके अलावा मेधा क्वाथ है, अलग अलग टाइप के तेल हैं जो नाक में भी डालते हैं, जिनकी मालिश भी होती है, और अलग अलग टाइप की थेरेपी है। तो सब कुछ को तो हम इस कागज में नहीं डाल सकते थे, तो जो मेन पॉसिबिलिटी है वो हमने इसी कागज में भी रखी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और कुछ नहीं, बहुत कुछ और भी है। ये उसका छोटा सा एक अंश मात्र है, एक एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? सबकी मेधा में आ गई बात कि भाई बिल्कुल हमें ये काम करना है। ठीक है, अब आते हैं इसके राइट हैंड साइड में, कान। ठीक है, तो कान की जो बीमारियां हैं उनके लिए कौन कौन सी औषधियां हैं, सब लोग सुनिए उसके बारे में। ईयर ग्रिड गोल्ड, ईयर ग्रिड ड्रॉप। ड्रॉप किस किसने यूज किया है? रेज ऑफ हैंड, बस इतने लोग यूज किए। ओहो, बीमारी नहीं, मतलब ये तो कान की सफाई के लिए बड़ा अच्छा है। जो ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप है, स्प्रे के फॉर्म में आता है। जिनको कान में कुछ भी लगता है कि वो ज्यादा फंसा हुआ है, कान में कुछ फंसा लगता है, हम क्या करते हैं, एक वो लेते हैं, ईयरबड लेते हैं और अंदर उसको दबा देते हैं, घुसा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो कान के अंदर का मैल है, वैक्स है, वो और अंदर चला जाता है। बोले अच्छा जी नहीं निकला, चलो दूसरा लाओ, एक बार फिर। तो वो क्या होता है, कान का पर्दा ऐसा है, इस कान के पर्दे के ऊपर वैक्स की लेयर लगनी शुरू हो जाती है, और जब पूरा कान भर जाता है फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता है ओहो खजाना लेके आ गए हो। ठीक है, और फिर वो उसके बाद 2-3 केमिकल्स डाल के, कुछ बबलिंग जैसा सामान है उसको डाल के पूरा खोल के बाहर निकालते हैं। फिर हमें लगता है कि इससे ज्यादा साफ सुंदर कान कभी नहीं हुए। वो इसीलिए क्योंकि हमने ही वहां कुछ इतना भरा होता है। तो जो ईयर ग्रिड स्प्रे है, ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप है, वो उस जमावाड़े को रोकता है। ये तेल के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि कभी कभी तेल भी जम जाता है तो दिक्कत आती है। ये दवा ही बनाई गई है ग्लिसरीन के अंदर। तो ग्लिसरीन को यूज किया है, उसके अंदर 6-7 अलग अलग हर्ब्स को ऐड किया हुआ है, और आप स्प्रे करते हैं। बड़ा अच्छा स्प्रे है, एक बार में 100 माइक्रोलीटर नपा हुआ स्प्रे पूरे कान पे जाता है, और जहां जहां पॉसिबल हो कोटिंग कर देता है। तो रात में स्प्रे करके सोएं और सुबह ईयरबड का इस्तेमाल करें और कान की सफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सही चीज है, ये हर एक घर में होना चाहिए। और आजकल तो मैं इसे गिफ्टिंग ऑब्जेक्ट की तौर पे लेकर चलता हूँ। किससे मिलता हूँ बोलते क्या दवाई है, ये लो। तो गिफ्ट बड़ा सही रहता है, जो जो उसका करते हैं इस्तेमाल, उनको वो भी खुश रहती हैं और बाद में बताती भी हैं कि ये गिफ्ट बहुत अच्छा था। इनफैक्ट किसी को फूल देने से बेटर है कि उसका कान ना फूले, उसको ईयर ग्रेड दे दें। समझे? ईयर ग्रिड गोल्ड खाने की दवाई है, जो हम खाते हैं तो सिस्टमिक तरीके से हमारे शरीर तक पहुंचती है, और जो इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम है उन पे उनका बड़ा फायदा होता है। जहां सुनने की दिक्कत है, कान में बहुत ज्यादा खुजली है, कान में गंभीर समस्याएं हैं, वो सब ठीक हो जाती हैं इससे। अच्छा, आप लोगों को कितना पता है कि कान का काम सुनने के अलावा एक और भी है, बैलेंसिंग। अरे सब बैलेंसर्स ही बैठे हैं भाई, वेरी नाइस। तो जब आप छोटे थे तो शायद कभी आप कुछ लोगों ने रेल की पटरी पे चलने का प्रयास किया होगा ना, एक के ऊपर एक पैर रख के फिर आगे बढ़ते हैं, तो हाथ हम फैला लेते हैं ताकि गिरे नहीं। वो क्यों? क्योंकि हमारे कान के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स तैर रहे होते हैं। वो तय करते हैं कि हमारी पोजीशन कैसी है। अगर हम हाथ यूं यूं करेंगे तो वो हमको अच्छे से बैलेंस कर देते हैं। तो कान की बैलेंसिंग का जो काम है वो एक दूसरी बीमारी को जन्म देता है अगर वो खराब हो जाए तो। बिटी लोगों खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो दिमाग का काम नहीं है, वो कान की दिक्कत की वजह से है। उस फील्ड में भी ईयर ग्रिड गोल्ड जो टैबलेट है वो बड़ा अच्छे से काम करती है। हमारे पास कुछ क्लिनिकल डेटा है, जिन लोगों को बिटी लोगों की दिक्कत थी वो भी इसकी वजह से ठीक हुए। आपकी डोज आपके डॉक्टर्स बताते हैं। देखो, डोज को लेके ये पेशेंट टू पेशेंट है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जैसा डॉक्टर्स बताते हैं हमें डोज उतनी लेनी चाहिए। जनरली जो बेसिक डोज है वो हर एक डिब्बी पे लिखी होती है कि इतनी डोज इतने टाइम पे, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लेनी है। ठीक है, अब उसके नीचे उतरते हैं गले पे। ठीक है, थायराइड। थायराइड के बारे में सब लोग समझते हैं। तो थायरोग्रिड इसकी अच्छी औषधि है, जो थायराइड का मेन फंक्शन है उसको पावर देती है। तो काफी लोग जिनको थायराइड की दिक्कत होती है सुबह सुबह एक गोली खाते हैं थायरोक्सिन की, एल्ट्रोक्सिन ब्रांड नेम होता है, या थायरोनॉर्म, जो भी खा रहे होंगे, वो एक प्योर हार्मोन है। तो वो हार्मोन बनता है हमारी थायराइड ग्लैंड में, और बनवाता कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सिर में यहाँ बैठी हुई है। तो वो अगर प्रोसेस कहीं खराब हो रहा हो या थायराइड ग्लैंड के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, तो थायरोग्रिड के इस्तेमाल से हम उसको रिकूप कर सकते हैं। ये थोड़े दिन ज्यादा खानी पड़ती है, ये 2-4 दिन खा के फर्क नहीं पड़ता, ये 1-2 महीने खानी पड़ती है, उसके बाद ही इफेक्ट आने शुरू होते हैं। ठीक है, और कंठामृत तो खैर है ही, जब भी गला सूख रहा हो तो कंठामृत खाना चाहिए। मैं भी अपनी बैग में रखता हूँ,
गले में खराश हो, आवाज में भारीपन हो, खांसी जुकाम हो, तो चूसने की गोली कंठा में रहती है, जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आंख के ऊपर। तो आंख को लेके आई ग्रिड आई ड्रॉप बहुत अच्छी वाली ड्रॉप्स हैं जो आपकी आंखों को सूखने से बचाती हैं। जो लोग कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पर ज्यादा प्रेम दिखाते हैं, उनके लिए कभी कभी आंखों में दिक्कत ज्यादा आ जाती है, तो उसके लिए आई ड्रॉप का इस्तेमाल बड़ा अच्छा रहता है। दृष्टि तो ऐसी है, आई थिंक दुनिया में शायद ही ऐसी दवाई होगी जो अपने आने को बताती है कि मैं हूं, है नहीं है। तो और ऐसा है जिनको दृष्टि अच्छी लगती है उन्हें कुछ और अच्छा नहीं लगता, तो उनको दृष्टि चाहिए होती है, तो बहुत बढ़िया बात। मोतिया, मोतिया मतलब कि कैटरैक्ट का होना, हमने एनिमल मॉडल्स में काम किया है, हमने डायबिटीज की वजह से कैटरैक्ट को इंड्यूस किया है और आई ग्रेड गोल्ड टैबलेट खिलाई है और आई ग्रेड ड्रॉप आंखों में डाली है एनिमल्स के, और कैटरैक्ट का होना रुक गया है। 70% तक हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है, जो बहुत बड़ी वाली बात थी। तो अगर आपको नॉर्मल आई प्रॉब्लम्स एंड ड्राइनेस रहती है, कचरा ज्यादा आता है, आई ग्रिड वर्क्स वेरी वेल। इट्स लाइक वेरी सॉफ्ट मेडिकेशंस, वर्क्स वेरी नाइस। बट अगेन आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे बेस्ट कौन सा रहता है। चश्मा हट सकता है, आपका जो कहना है वो सच है। अगर आपकी आंख की पावर ज्यादा है, अगेन डिपेंड करता है कि आपकी आंख की पावर कितनी है, प्लस में है या माइनस में है। अगर आंख की पावर प्लस में है तो चश्मा हटाना आसान हो जाता है, पीछे आपकी जो आईबॉल मसल्स हैं वो रिकूप कर जाती हैं। और नेगेटिव में मतलब दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहे, तो उसके लिए कुछ आपको क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो यहाँ कराते हैं। त्राटक है और बहुत सारे थेरेपीज हैं, वो करें, इसका सेवन करें, आपको फायदा होना शुरू होगा।